हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास 11th का चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, श्वसन और गैसों का विनिमय। ओके, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो का टाइम है, ये वीडियो आपको शाम 4 बजे डेली चैनल पे मिल जाएगी। शाम 4 बजे डेली चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। प्लीज़ देखते रहिएगा। और हाँ, केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कल से आपको 9 बजे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। 9 बजे मिल जाएगी चैनल पे। सो प्लीज़ देखते रहिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20 ml, 1.34 ml, 13.4 ml, इनमें से कोई नहीं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा पूछी गई है। इसको डायरेक्ट याद रखना है, ये होती है 1.34 ml। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 1.34 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में हीमोग्लोबिन का एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? जो ह्यूमन में हीमोग्लोबिन का एक अणु होता है, उसके साथ ऑक्सीजन के कितने अणु बाइंड होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। देखिए, जो हीमोग्लोबिन का एक अणु होता है, इसमें ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं। इसको भी डायरेक्ट याद रखना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी जाते हैं, तो प्लीज़ याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछा गया है। कौन सा है? फ्यूमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या फिर यूमेलानिन। देखिए, जो मेलानिन है ये तो त्वचा का रंग निर्धारित करता है। मेलानिन जो पिगमेंट है ये त्वचा का ये स्किन का कलर डिसाइड करता है। जिसमें मेलानिन की अधिकता होती है, जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगा वो उसका कलर डार्क होता है। ठीक है, उसका कलर डार्क होगा, उसकी स्किन थोड़ी डार्क होती है। और जिसमें मेलानिन कम होगा उसकी जो स्किन होती है वो फेयर होती है। ओके, ये याद रखना। और जो इसमें पूछा गया है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? इसका सेकंड ऑप्शन होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव शरीर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों को अपतरित करने वाली झिल्ली कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं। पेरिकार्डियम, ड्यूरामीटर, पायामीटर या फिर प्लूरा। देखिए, जो फेफड़ों को अपतरित करने वाली झिल्ली है वो होती है प्लूरा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, प्लूरा। और जो पेरिकार्डियम है ये हार्ट की झिल्ली है, ये हार्ट को कवर करती है। पेरिकार्डियम ये हार्ट को कवर करती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए किडनी की झिल्ली कौन सी है? किडनी को अपतरित करने वाली झिल्ली, मतलब किडनी को कवर्ड करने वाली झिल्ली, इसका नाम होता है पेरिटोनियम। इसको याद रखना, पेरिटोनियम ये किडनी को कवर्ड करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में किसका परिवर्तन होता है? प्रोटीन ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, मन ग्लूकोज में, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। देखिए, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, उसमें ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होगा। ओके, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में रूपांतरण होता है ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? पृथ्वी पर सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? एरोबिक, एनारोबिक या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, एरोबिक श्वसन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन नीड होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता
नहीं होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे पहले श्वसन विकसित हुआ वो हुआ था एनएरोबिक। उसमें पहले का जो वायुमंडल था पृथ्वी का, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, तो जो श्वसन हुआ विकसित तो वो भी तो एनारोबिक ही तो हुआ, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नहीं होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। ओके, याद रखना। न्यूमोटॉक्सिक केंद्र जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को नियंत्रित करता है उपस्थित होता है। आपको बताना है न्यूमोटॉक्सिक केंद्र कौन सा है जो श्वसन लय केंद्रों के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है, किसमें उपस्थित होता है। थैलेमस में, मेरुदंड, पॉन्स वेरोलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड, पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई में न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होते हैं जो श्वसन लय केंद्र हैं, ठीक है, और किसमें उपस्थित होते हैं, पॉन्स वेरोलाई में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों की जैविक क्षमता इसके समतुल्य है। वाइटल कैपेसिटी पूछी गई है, वाइटल कैपेसिटी पूछी गई है। लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। देखिए पहले तो ये देखिए, पहले आपको बता दें, पहले इसके बारे में पूरा डिटेल में बता देते हैं। देखिए क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, एक होता है टाइडल वॉल्यूम टीवी, एक होता है टीवी टाइडल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हिंदी में ज्वारीय आयतन। टीवी टाइडल वॉल्यूम, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वारीय आयतन। एक होता है आईआरवी, आईआरवी ये होता है इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है एक होता है क्या, हाँ ईआरवी, एक होता है ईआरवी, ईआरवी क्या होता है, ईआरवी होता है एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। टीवी टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम और ईआरवी एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम अपशेषी आयतन और टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ओके, देखिए जो टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम ये नॉर्मल होता है, जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं ना, जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं ये होता है टाइडल वॉल्यूम, इसको हिंदी में ज्वारीय आयतन बोलते हैं। ये होता है 500 ml या फिर 550 ml। ओके, ऐसा ऑप्शन में आपको मिलेगा। और जो आईआरवी होता है इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेशन मतलब जब हम फोर्सफुली सांस लेते हैं, अंदर खींचते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 2500 से 3000 ml। ये होता है कितना, 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml। और होता है ERV मतलब एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जब हम फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ते हैं, जब हम फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ते हैं इसको बोलते हैं ERV एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। ओके, और आरवी होता है रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन जो आरवी है रेजिडुअल वॉल्यूम, ये होता है, ये हमारे जो लंग्स में ये हमेशा एयर इतनी प्रेजेंट होती है, लंग्स में इतनी एयर हमेशा प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये होता है 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml, इसको नोट कर लेना। ओके, और जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो होती है 5800 से 6000 ml, ऐसा ऑप्शन में आपको मिलेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया, जो टाइडल वॉल्यूम है वो होता है 500 ml या फिर 550 ml,
और ये नॉर्मल होता है। ओके, जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं वो होता है। जो IRV है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ये हम लोग फोर्सफुली जब सांस खींचते हैं तो इसको IRV बोलते हैं, 2500 से 3000 ml। और जो ERV होता है, ये हम लोग जब फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ते हैं, ये होता है ERV, ये होता है 1000 से 1100 ml। ओके, और जो RV होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हमारे फेफड़ों में, लंग्स में हमेशा इतना वॉल्यूम रहता है हमेशा, ये होता है 1100 से 1200 ml। और जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो होती है 5800 से 6000 ml। ओके, याद रखना। अब इसमें क्या पूछा गया है, फेफड़ों की जैविक क्षमता मतलब वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसके समतुल्य है? देखिए, जो वाइटल कैपेसिटी है वो होती है ERV, होती है IRV प्लस ERV, IRV प्लस ERV प्लस TV। जो इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम है, और TV मतलब टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, TV मतलब टाइडल वॉल्यूम। जो हम लोग सांस खींचते हैं फोर्सफुली, सांस छोड़ते हैं फोर्सफुली, और जो नॉर्मल है वो सब जैविक कैपेसिटी में आता है। जैविक क्षमता मतलब वाइटल कैपेसिटी में आता है। तो वाइटल कैपेसिटी, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, IRV ERV प्लस TV। इसको जोड़ेंगे तो वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय होता है। जो फेफड़ों की एल्वियोलाई है, इसमें जो गैसों का विनिमय होता है वो कैसा होता है? साधारण विसरण, पराशरण द्वारा, सक्रिय परिवहन, या अक्रिय या मंद परिवहन। देखिए, जो लंग्स की एल्वियोलाई है, इसमें जो गैसीय विनिमय होता है, गैस एक्सचेंज होता है, वो होता है साधारण विसरण द्वारा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा जंतु है जो श्वसन करता है परंतु इसमें श्वसन अंग नहीं होते? कॉकरोच, मेढक का टेडपोल लार्वा, केंचुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, केंचुआ। केंचुआ क्या है? केंचुआ श्वसन तो करता है परंतु लेकिन इसमें श्वसन अंग नहीं होते। केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करेगा? केंचुआ जो है वो श्वसन करता है त्वचा के द्वारा। केंचुआ अपनी स्किन से श्वसन करता है, स्किन द्वारा रेस्पिरेशन करता है। और जो कॉकरोच होता है वो रेस्पिरेशन करता है ट्रेकिया द्वारा कॉकरोच रेस्पिरेशन करेगा। ओके, और जो मेढक का लार्वा होता है जिसको बोलते हैं टेडपोल, ये करता है गिल्स के द्वारा। ओके, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये क्वेश्चन हिंदी में है। अगली वीडियो कोशिश करेंगे दोनों लैंग्वेज में लेके आएंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश के दोनों क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, अभी तो समझा रहे हैं, आप प्लीज़ आज एडजस्ट कर लो। ATP है। ATP क्या है? एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, एक हार्मोन, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु, या फिर एक प्रोटीन। देखिए, जो ATP है वो होती है उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है। अब फॉस्फेट बंध इसमें कहाँ से आ गया वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, जो ATP का पूरा नाम है, अगर हम ATP का पूरा नाम देखें, ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है तो इसमें फॉस्फेट भी तो आया। और ATP क्या है? ATP तो ऊर्जा है, एक प्रकार की ATP ऊर्जा ही तो है। तो उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु होता है ATP। ओके, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त के अम्लीय होने पर क्या होता है? रक्त जब अम्लीय हो जाता है तो क्या होता है? देखिए, वैसे तो ब्लड है वो हल्का क्षारीय होता है, मतलब एल्कलाइन होता है हल्का सा। ओके, तो अब देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जो बंध बनाएगा उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी।
लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC उच्च मात्रा में निर्मित होंगी और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बंध बनाने की प्रवृत्ति घटती है। जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है उसकी प्रवृत्ति घटती है। ऑक्सीजन बंध प्रवृत्ति व RBC में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, जो ब्लड होता है, पहले तो ब्लड क्या होता है, ब्लड हल्का सा एल्कलाइन होता है, हल्का एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। तो अगर ये अम्लीय हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन के साथ जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बंध बनाने की जो प्रवृत्ति है वो घट जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के दाएं व बाएं फेफड़ों में लोब की संख्या होती है। दाएं मतलब राइट, बाएं मतलब लेफ्ट। अब आपको बताना है राइट और लेफ्ट लंग्स में लोब की संख्या बतानी है। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड स्थित होता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड स्थित होता है हार्ट। तो जिस साइड हार्ट होता है उसमें लोब की संख्या कम होगी, क्योंकि हार्ट भी तो है, उसको भी तो जगह चाहिए ना। तो जो राइट में लोब की संख्या वो तो होती है 3, और जो लेफ़्ट में लोब की संख्या होती है वो होती है 2। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, 3 और 2। राइट में 3 होती है लोब की संख्या लंग्स में, और लेफ्ट में 2 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूपिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है। आपको बताना है जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है कितना होता है। आंशिक दाब को इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। आंशिक दाब को इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ओके, अब आप बताइए जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है। पार्शियल प्रेशर को किस में मापते हैं, ये देखो mmHg। देखिए, प्रेशर ऑक्सीजन का दिया गया है 40, प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45, और ऑक्सीजन का 159, कार्बन डाइऑक्साइड का 40, और ऑक्सीजन का 159, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3, ऑक्सीजन 104 और कार्बन डाइऑक्साइड 40। देखिए, जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40। ओके, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वारीय आयतन की माप है। ज्वारीय आयतन क्या होता है। ज्वारीय आयतन मैंने बताया था हिंदी में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइडल वॉल्यूम, टीवी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइडल वॉल्यूम। मैंने टीवी कितना बताया था, ये बताया था 500 ml या फिर 550 ml, इतना ही तो बताया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 500 ml दिया गया है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वो बताए थे ना, टीवी, ERV, IRV, RV, टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य में श्वसन की दर होती है। एक जो ओल्ड पर्सन है उनमें श्वसन की दर कितनी होगी। 10 से 12 पर मिनट, 12 से 18 पर मिनट, 20 से 25 पर मिनट, 30 से 35 पर मिनट। देखिए, एक वयस्क मनुष्य में जो श्वसन की दर होती है इस ऑप्शन के हिसाब से 12 से 18 पर मिनट होगी। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, 12 से 18 पर मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन है, श्वसन क्या है। अपचयन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। पहले में है अपचयन, हिंदी में बोलते हैं अपचयन। कैटाबॉलिक रिएक्शन इंग्लिश में कैटाबॉलिक प्रोसेस, और उपचयन जिसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो श्वसन है, जो रेस्पायरेशन है, वो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ओके, अपचयन प्रक्रिया है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलचट्टे में श्वसन अंग है। तिलचट्टा क्या होता है। तिलचट्टा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉकरोच, बोलते हैं। इसमें आपको श्वसन अंग बताना है।
शायद थोड़ा गलत लिख गया कॉकरोच, आप देख लेना। इसमें आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताना है, ये किससे रेस्पिरेशन करेगा, फेफड़ों से। तिलचट्टा उसमें इतना छोटा सा कॉकरोच होता है, उसमें फेफड़े भी होते हैं क्या? उसमें फेफड़े नहीं होते, फेफड़े तो होगा नहीं। क्यूटिकल, ये तो कोई परत होती है, क्यूटिकल तो कुछ नहीं होता। गिल्स, गिल्स ये तो मछली में होगा। गिल्स, गिल्स के द्वारा मछली एक मिनट, गिल्स के द्वारा फिश रेस्पिरेशन करेगी, ओके, श्वसन करेगी। और जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के द्वारा कॉकरोच में श्वसन होता है। ट्रेकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम एक्सपायरेशन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु को कहा जाता है। अधिकतम एक्सपायरेशन मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं उसके बाद जो फेफड़ों में, जो लंग्स में शेष वायु बचती है, शेष एयर बचती है, उसको क्या बोलते हैं? जैविक क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी मैंने बताया था IRV इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV टाइडल वॉल्यूम, ओके। इसको तो जैविक क्षमता मतलब वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और पूर्ण फुफ्फुसीय क्षमता टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी थी? टोटल लंग्स कैपेसिटी थी 5800 से 6000 ml, 5800 से 6000 ml। ये मैं इसलिए बार बार आपको रिवीजन करवा रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो बार बार बताएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा ना। और टाइडल वॉल्यूम क्या है? ज्वारीय आयतन। टाइडल वॉल्यूम है जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम है। ये कितना था? 500 से 550 ml, 500 से 550 ml, ठीक है। 500 ml होगा ऑप्शन में या फिर 550 ml। और जो एक्सपायरेशन के उपरांत फेफड़ों में जो शेष वायु बचती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अवशेषी आयतन, कितना आयतन बचता है? रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम था 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml इतनी एयर प्रेजेंट रहती है हमारे लंग्स में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहित होने वाले ऑक्सीजन का कुल प्रतिशत होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है वो उसका प्रतिशत कितना होता है? देखिए 100% ऑक्सीजन का परसेंट कितना है? ऑक्सीजन 100% है, सॉरी हाँ अब ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 100% है, ठीक है। और ये कुछ तो हीमोग्लोबिन ले जाएगा और कुछ प्लाज्मा लेके जाएगा। तो जो हीमोग्लोबिन है वो 97% ऑक्सीजन परिवहित करेगा और जो प्लाज्मा है वो 3% ऑक्सीजन परिवहित करता है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या पूछा गया? हीमोग्लोबिन के द्वारा, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का प्रतिशत होगा वो होगा 97%। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाएगा। अगर प्लाज्मा के द्वारा पूछा जाए, यहाँ हीमोग्लोबिन की जगह अगर प्लाज्मा लिखा जाए तो इसका आंसर 3% होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? बायां अलिंद मतलब कि लेफ्ट एट्रियम, फेफड़ा लंग्स, दायां अलिंद मतलब राइट एट्रियम, ठीक है। फुफ्फुसिया धमनी। देखिए जो मानव शरीर का जो अंग है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है फेफड़ा में, मतलब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडे में नया निकला टैडपॉल किसके माध्यम से सांस लेता है? जो एग में नया निकला टैडपॉल होता है वो किसके माध्यम से सांस लेगा? फेफड़ों से। जब वो टैडपॉल है नया निकला है तो उसमें फेफड़े कहाँ से होंगे? ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उपरोक्त में से सभी तो हो नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। जब एक गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें 2 ऑप्शन बचे हैं, बाहरी गलफड़े
और भीतरी गलफड़ों से। तो आपको बताना है कौन सी गलफड़ों से सांस लेगा। इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, भीतरी गलफड़ों से। भीतरी गलफड़ों से सांस लेगा। जो अंडे से नया नया टेडपॉड निकलेगा वो भीतरी गलफड़ों के माध्यम से सांस लेगा। ओके, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन, एक मिनट। हीमोग्लोबिन आसानी से किसके साथ जुड़ता है? हीमोग्लोबिन आसानी से किसके साथ जुड़ता है? ये जुड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। देखिए, अगर हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन है, अगर इसके पास ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा पर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा। तो ये ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वहाँ प्रेजेंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जल्दी बॉन्ड बनाता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन आसानी से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? आपको बताना कौन सी सिरा है, कौन सी वीन है जो फेफड़ों से, लंग्स से हृदय में, हार्ट में शुद्ध रक्त लाती है। इसका आंसर होगा फुफ्फुस सिरा, मतलब पल्मोनरी वीन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्वसन मतलब इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम। इंस्पायरेशन जब हम लोग सांस लेते हैं, इसके दौरान जो डायफ्राम है, हमारा डायफ्राम जो लंग्स होते हैं उसके नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, तो डायफ्राम कैसा हो जाता है? गुम्मद के आकार का हो जाता है, संकुचित व सपाट हो जाता है, कोई बदलाव नहीं होता या फिर फैलता है। आप एक बार सांस लेके देखिए, फिर आप महसूस कीजिए डायफ्राम कैसा हो रहा है। एक बार ट्राई कीजिए। इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, संकुचित व सपाट हो जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेंगे, फोर्सफुली सांस लेंगे जब हम लोग, तो जो डायफ्राम है वो संकुचित और सपाट हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। जब हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं तो इतना नहीं पता चलेगा, पर जब फोर्सफुली सांस लेंगे तो आपको महसूस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसनी और श्वसनिकाओं में सूजन के कारण, घरघराहट, श्वसन के दौरान आवाज़ के कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह विकार है। देखिए, जब श्वसन और श्वसनिकाएँ जो नलिकाएं हैं उनमें सूजन आ जाती है तो इसके कारण क्या होता है? घरघराहट मतलब जब सांस लेते हैं उसके दौरान आवाज़ आती है, तो व्यक्ति को जब सांस लेने में कठिनाई भी होगी। तो ये विकार क्या है? अस्थमा, एम्फीसीमा, सिलिकोसिस या फिर एस्बेस्टोसिस। देखिए, अस्थमा, इसको एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं दमा, अस्थमा या दमा। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। जो अस्थमा होता है इसमें श्वसन और श्वसनिकाओं में सूजन आ जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और जब सांस लेने के दौरान आवाज़ भी आती है। ओके, घरघराहट की आवाज़ भी आती है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस उनमें होती है जो खांड में काम करते हैं, जैसे जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, जो व्यक्ति पत्थर तोड़ने का काम करते हैं उनमें ये बीमारी होती है, सिलिकोसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है उसको कहते हैं। लड़कों में एक गले में एक फूला हुआ सा हिस्सा होता है, आपने देखा होगा, जो किसका काम करता है? बॉक्स बढ़ाने का काम करता है। मतलब शायद इसमें बॉयज़ होगा, बॉक्स, हाँ इसको बॉक्स ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैरिंक्स, टेस्टोस्टेरोन तो एक हार्मोन है, ग्रसनी या फिर एडम का सेव। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इसको बोलते हैं एडम का सेव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, इसमें टोटल लंग्स कैपेसिटी पूछी गई है। फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? आपको मैंने बताया, काफ़ी बार बताया एक वीडियो में। आप बताइए टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होगी? टोटल लंग्स कैपेसिटी 5800 ml, 3500 ml, 4600 ml या फिर 2300 ml। मैंने बताया था 5800 ml ऑप्शन में आपको, सॉरी एक मिनट रुकिए,
ऑप्शन में आपको या फिर 5800 ml मिलेगा, 5800 ml मिल सकता है। ऑप्शन में आपको 5800 ml मिल सकता है या फिर 6000 ml। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखिए 5800 ml दिया गया है तो टोटल लंग्स कैपेसिटी 5800 ml होगी। ओके, आपको याद रखना है जितनी मैंने वो बताई है ना कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, RV, ERV, IRV, ये सारे आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है, जो श्वसन में ऊर्जा प्रयुक्त होती है वो क्या है? भौतिक, रासायनिक, गतिज या फिर विद्युत ऊर्जा, इसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। रेस्पिरेशन एक प्रकार की इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के रक्त की सामान्य pH होती है, मानव के रक्त के सामान्य pH कितना हो? मानव के रक्त का सामान्य pH कितना होता है? 7.4, 7 से कम, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो मानव के रक्त का सामान्य pH होता है ये होता है 7.4। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 7.4। ओके, क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और हाँ, क्लास 12 के सारे चैप्टर वाइज MCQ करा दिए हैं, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और ये क्लास 11 चल रही है, क्लास 11 के भी काफ़ी चैप्टर हो गए हैं, एक बार देख लेना। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली है, एग्ज़ाम की डेट भी पास है, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।